नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 15। एक तरह से आप कह सकते हैं, हालांकि थर्ड पार्ट का वीडियो है तो ये चैप्टर 6 के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। हालांकि आप चैप्टर 6 देखें या चैप्टर 15 देखें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण, ये याद रखिएगा। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। आज इसके हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान। इसे ध्यान से समझिएगा। और पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्टली अपने वेबसाइट से पढ़ा रहे हैं, जिसका निर्माण आप ही लोगों के सहयोग के लिए किया गया है, lastdoubt.com, जिसके माध्यम से आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब हमने ये सोचा है कि जब हमारी वेबसाइट तैयार हो ही गई है, सारे नोट्स ओके हो ही गए हैं, एमसीक्यू ओके हो गए हैं, प्रश्न उत्तर ओके हो गए हैं, तो हम क्यों ना आप लोगों को इन्हीं वेबसाइट के माध्यम से पढ़ाएं। पहले क्या होता था, मुझे पीपीटी बनाना पड़ता था, पीपीटी के माध्यम से मैं आप सभी को पढ़ाता था, लेकिन जब हमारा वेबसाइट तैयार हो गया तो हम यहीं से आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप इसे। भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। ये बात याद रखिएगा, जो हमारा भारत का संविधान है, जो हमारा भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इन चीजों को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच में बनाया गया था। बनाने में जो लंबी अवधि लगी थी उसके बारे में है। भारतीय संविधान कब बना, कैसे बना, कहां बना, कितने लोगों ने मिलकर इसे बनाया, कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन सभी चीजों के बारे में आपको अब जानने का समय आ गया है, क्योंकि ये क्लास 12 है और क्लास 12 के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस का गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच में इसे बनाया गया था। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे, जिसमें पूरे 100 दिन बैठक हुआ था। 165 दिन, 165 डेज यहाँ पे लोग बैठ के चिंतन किए। भारतीय संविधान लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनके तैयार हुआ था। काफी लंबा समय लगा था। कितना समय? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का जो इतना सबसे बड़ा लिखित संविधान बनके तैयार हुआ, उसमें काफी लंबा समय लगा है। और इसे बनाने में लगभग उस समय में 64 लाख रुपए खर्च किया गया था। 64 लाख रुपीज को वहां पे खर्च किया गया था। किसको बनाने में? भारत के संविधान को बनाने में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने रुपए खर्च हुए तो आपको बताना पड़ेगा कि 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने दिन लगे? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितने दिन बैठक हुई थी? 165 दिन बैठक हुई थी। कब से कब तक बना था? 9 दिसंबर 1946 से 28 नवंबर 1949 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान में भारतीय शासन व्यवस्था, राज्य और केंद्र के संबंध एवं राज्य के मुख्य अंगों के कार्यों का वर्णन किया गया है। अगर संविधान बनाया गया है तो किस पर्पज से बनाया गया है? तो इसे बनाने में देखिए, भारतीय शासन व्यवस्था, भारत में कैसी शासन व्यवस्था होगी, किस तरह से कानून बनेगा, किस तरह से यहाँ पे शांति बहाल करना है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ राज्य और केंद्र के बीच संबंध, हमारे यहाँ जो राज्य है और केंद्र है इनके बीच का जो संबंध है, इसके बारे में भी हमारे संविधान में आपको देखने को मिलेगा। और राज्य के मुख्य अंगों के कार्यों का वर्णन किया गया है। राज्य के मुख्य अंग जो होते हैं वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से समाज का सेवा करेंगे, किस तरह से जनता का सेवा करेंगे, किस तरह से कानून व्यवस्था को सही तरीके से लेके चलेंगे, इन सभी चीजों का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? हमारे संविधान में मिलेगा, हमारे भारतीय संविधान में मिलेगा। भारतीय संविधान का निर्माण देश निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। अब देखिए, हमारे पास अगर कोई नियम कानून नहीं होगा, कोई तौर तरीके नहीं होंगे, एक लेवल नहीं होगा, तो हम सही तरीके से काम कर पाएंगे क्या? हमारे जीवन में भी हमें सही तरीके से चलने के लिए अनुशासित होना जरूरी होता है। इसी तरह से संविधान का अगर निर्माण नहीं होता तो हमारे देश में सभी तरीके से सही तरीके से नहीं चल पाते। इसलिए कहा जाता है कि संविधान निर्माण जो है वो हमारे भारत के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है, जिनके भरोसे आज हमारा पूरा देश शांति से चल रहा है। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े बड़े नेताओं द्वारा किया गया था। अक्सर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संविधान निर्माण होने के समय में मुख्य नेता कौन से थे, तो आपको बताना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, ये सारे व्यक्ति जो थे, हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा, ये कुछ मुख्य नाम सब हैं जिनके बारे में जानना और बताना बहुत जरूरी माना जाता है। तो इस तरह से आपने हमारे भारतीय संविधान को देखा, जो एक प्रकार से हमारे लिए ग्रंथ ही समझ लीजिए, ये हमारे लिए वेद के बराबर है, जिससे हमारे देश में शांति बहाल है, जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है, जिससे हमारा पूरा देश मानता है और उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारे लिए एक ग्रंथ है। तो इस तरह से आपने भारतीय संविधान को सही तरीके से समझा। हम आपको अब आगे लेके चलते हैं। आगे है उथल पुथल का दौर। देखिए, ये जो उथल पुथल का दौर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, अस्तित्व कहने का मतलब सबकी नजर में आया, सबकी समझ में आया, उसे पहली बार लाया गया। जब ये बनके तैयार हुआ तो उसे पहली बार कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में लाया गया। संविधान निर्माण से पहले समय में काफी उथल पुथल थे, जहां पे कोई नियम कानून नहीं था, जहां पे कोई डिसिप्लिन नहीं था, तौर तरीके नहीं थे, तो समाज के लोग तो उदंड हो जाते हैं ना। तो उथल पुथल कहने का मतलब है कोई नियम नहीं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, कोई नियम कानून, डर नहीं था किसी को। लेकिन जब ये अस्तित्व में आया तो हमारा समाज जो है वो थम सा गया, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करने लगा। संविधान निर्माण से पहले का समय जो है वो काफी उथल पुथल होने के क्या कारण थे? यह उथल पुथल लोगों के अत्यधिक लोभ के कारण भी था। लोभ समझते हैं? लालच। लालच के कारण समाज के लोग जो थे वो ज्यादा उथल पुथल में थे, और भीषण मोह भंग का भी। मोह भंग कहने और लोभ का मतलब समझ लीजिए। लोभ कहने का मतलब है कि लोगों की इच्छा हमारे नेता, हमारे देश से कुछ ज्यादा थी, लेकिन जब उनकी ये इच्छा और लालच पूरा नहीं हुआ तो उनका मोह भंग हो गया, वो मोह भंग कहलाता है। तो देखिए, लोगों की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का प्रयास और 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था, वो देश के विभिन्न भागों में मजदूर और किसानों के आंदोलन, आशाओं के प्रतीक थे। ये जितने भी आंदोलन हो रहे थे, ध्यान से समझिएगा, ये आंदोलन कौन कौन से हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन है, आजाद हिंद फौज का प्रयास और 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। ये सब जो है देश के विभिन्न भागों में मजदूर और जो किसान लोग थे उनके आशाओं का प्रतीक था। उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी इनके इन विद्रोह से। किसके विद्रोह से? ये जितने भी विद्रोह मैंने आपको बताए हैं, ये विद्रोह जब हुआ था तो हमारे भारत देश के जो किसान थे, जो नीचे तबके के लोग थे, उनकी इच्छाएं बहुत थी इन विद्रोहों से। देखिए, अब क्या है कि वही हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे और देश का बंटवारा भीषण मोह भंग का क्षण था। जब देश का बंटवारा होने लगा, भारत से पाकिस्तान अलग होने लगा, और इसके अलावा आपको पता है बंगाल में कुछ हिस्सा का पूरे हिस्से पंजाब में जो पाकिस्तान प्रांत के सटे हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा दंगे हुए, बहुत सारे महिलाओं का बलात्कार हुआ, महिलाओं का जबरन हत्या किया गया, पुरुषों को काटा गया, जबरन महिलाओं को उठा के ले जाया गया। तो इससे ना देश के निवासी थे उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि इनकी इच्छाएं तो प्रबल थी हमारे विद्रोही नेताओं से। लेकिन जब इनकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई तो इच्छा का ना पूरा होना ही मोह भंग कहलाता है। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों एवं समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद किया। देखिए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो इसका मुख्य काम यही था कि हमारे देश के अंदर जो ये घाव बने हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आपस में जो लड़ाई था, देश के बंटवारे का जो घाव था, उस पर मरहम लगाने, ताकि हमारा ये संविधान बनाया गया था सभी के हक हिस्से को देखते हुए। ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, पक्षपात नहीं था, जातीय पक्षपात नहीं थी, बल्कि सबको इसमें सम्मिलित किया गया, सबको एक्सेप्ट किया गया, सबको आदर सम्मान दिया गया, सभी के देवी देवताओं का आदर सम्मान दिया गया, ताकि ये सब अब हमारे भारत देश के अंदर साथ में मिलजुल कर रहे हैं। ये हमारा उथल पुथल का दौर था। अब हम आपको संविधान की मांग के बारे में बताते हैं। संविधान के मांग के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान के मांग को समझ लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान ही इसकी मांग की थी। महात्मा गांधी बहुत सारे आंदोलन किए। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने महात्मा गांधी के पूरे जीवनी को पढ़ा है कि कब तक वो अफ्रीका रहे, कैसे पढ़ाई किया, फिर कैसे वो भारत आए, कौन कौन सी
लड़ाइयां लड़ी, कौन कौन से आंदोलन किए, कैसे भारत देश को आजाद कराया, कैसे देश का बंटवारा करवाया, कैसे देश के बंटवारे के समय में अपना मांग रखा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है पहले के चैप्टर में। यदि आपने उन चैप्टरों को नहीं देखा तो जरूर जाके देखें, इससे आपके जो एग्जाम के पर्पज से पढ़ने का तरीका है ना वो ज्यादा अच्छा होगा और आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो देखिए, अब अगर बात करें संविधान की मांग की, तो संविधान की मांग जो है वो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन के दौरान ही शुरू कर दिया था। भारत का राजनीतिक भाग्य स्वयं भारतीयों द्वारा तय होना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि हम भारत के रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही हम भारत के भविष्य का तय करेंगे। इसका कौन सा नेता होगा, कौन देश पे शासन करेगा, कौन देश में रहेगा, कौन देश में नहीं रहेगा, ये निर्माण हम भारतीय लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। ये डिसीजन हम भारतीय लोग खुद ही लेंगे। अब इसके अलावा महात्मा गांधी ये कहना चाहते थे कि अब भारत के लोगों द्वारा ही भारत के सभी कार्यों को देखा जाएगा। जी सही बात भी है, अगर हम इस भारत के निवासी हैं तो उनका भी मानना सही था कि हम भारत के निवासियों द्वारा ही, अब हम भारत के लोगों के द्वारा ही अब भारत के सभी कार्यों को देखा जाएगा, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो या किसी अन्य प्रकार के कार्य हो। कानूनी आयोगों और गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया। आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन 2 बार हुआ था ब्रिटेन में, लंदन वगैरह में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हुआ और गोलमेज सम्मेलन 2। पहले वाले में तो महात्मा गांधी जी गए नहीं थे और महात्मा गांधी जी के न जाने के कारण कोई डिसीजन ही नहीं निकला पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में। दूसरे वाले में गए थे तो दूसरे वाले में डिसीजन निकला था, लेकिन पहली बार जो असफल हो गया इनका गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया, जिसमें कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में मांग की कि भारत का संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 1922 से ही महात्मा गांधी ने कह दिया कि भैया हमें तो अपना संविधान चाहिए। 1935 में आकर उन्होंने खुद कह दिया और साफ साफ कह दिया कि भारत का संविधान बनेगा और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा। बाहरी हस्तक्षेप कहने का यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि आप ब्रिटेन, गोरे, ये गोरी चमड़ी वाले जो लोग थे, उनके बिना किसी हस्तक्षेप के, मतलब वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे कि दिस करो, दैट करो, एक्स करो, वाई करो, जेड करो। हम बिना उनके किसी सहयोग के, सिर्फ भारत के लोगों के द्वारा, सिर्फ भारत के लोगों की मदद से, जो हमारे नेता हैं, वो भीमराव अंबेडकर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और XYZ और भी जो उस समय के बड़े बड़े नेता थे, उनके मदद से बनेगा, न कि ब्रिटिश गोरी चमड़ी वाले की मदद से। ये इन्होंने साफ कर दिया था। तो इस तरह से आपने संविधान के मांग को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है संविधान सभा का गठन। ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान बनाने के लिए एक सभा का नियोजित किया गया, एक गठन तैयार किया गया, एक कमिटी तैयार किया गया, एक ग्रुप तैयार किया गया, जिसे हम संविधान सभा का गठन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इसे भी जानते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अनुसार 1946 में हुआ। ध्यान समझिएगा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव को लेकर 1946 में हुआ था। 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि संविधान बनाना था हमें और बाहरी बिना हस्तक्षेप के बनाना था। तो अब क्या हुआ? इसके अंतर्गत संविधान सभा में कुल चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। 389 इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान से रट्टा मार लीजिए इसको। जिसमें 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत एवं 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए थे। 296 जो थे उस समय के ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश हमारे भारत पे शासन करते थे, उनके हिसाब से चुने गए, मतलब उनके अंदर से चुने गए। और हमारे यहाँ जो राजा हुआ करते थे, राजा, रजवाड़े, जमींदार, उनके अंदर से भी 93 सदस्य चुने गए थे। सभी राज्यों एवं देशी रियासतों से उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दी गई। अब देखिए, इनको रियासत जो थी उनको सीट कैसे मिली? तो जितना बड़ा रियासत उतनी ज्यादा जनसंख्या होगी और जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा सीट उन्हें प्राप्त होगा। उस समय के हिसाब से जो सबसे बड़ी रियासत थी उन्हें ज्यादा सीट, और जो सबसे छोटी रियासत थी, रियासत मतलब समझते हैं ना, राज्य, छोटा छोटा, उसमें जमींदारी चलता था, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे नवाब हुआ करते थे, उनको अपने रियासत के जनसंख्या के हिसाब से ही वोट दिया जाता था, मतलब कि सीट दिया जाता था। अब यहाँ पे देखिए उनकी जिसमें से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। अब देखिए 10 लाख की अगर जनसंख्या हो जाती थी तो वहां पे क्या होता था? उनके लिए एक प्रांतीय विधानसभा के द्वारा सदस्यों को चुना जाता था। ये सब चीजें आज भी चलती है। आप हमारे विधानसभा और विधानसभा में क्या होता है, जब विधायक चुने जाते हैं तो वो हमारे जनसंख्या के हिसाब से चुने जाते हैं। इतने जनसंख्या पर एक विधायक, दूसरे जनसंख्या पर इतने विधायक। ऐसा तो नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज विधायक होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही विधायक, ऐसा
नहीं है, वो जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ करता था कि अगर 10 लाख लोगों की जनसंख्या पूरी हो जाती थी तो उस प्रांत से आपको विधानसभा का एक सदस्य चुन लिया जाता था। तो ये था हमारा संविधान सभा का गठन। हम आगे चलते हैं। आगे अब हमारा है प्रांतों के 296 सदस्यों के स्थानों पर आवंटन कुछ इस प्रकार था। 296 सदस्य चुने गए थे पूरे भारत से। तो उसमें जो बंटवारा था जाति धर्म पे वो कैसा था, तो सामान्य जो थे वो 213 थे, जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते थे वो 213 थे, और मुस्लिम समुदाय के 79 लोग थे, मतलब मुस्लिम धर्म के मानने वाले 79 लोग थे, और जो सिख थे, जो पंजाबी लोग थे, उनमें से 4 सदस्य चुने गए थे। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा हिंदुओं की थी, इसलिए अपना 213 सीट उनको आया। मुस्लिम की जनसंख्या उस समय कम हो गई थी तो उनको 79 सीट आया, और सिख की जनसंख्या ऑलरेडी कम थी तो इसलिए उनके पास 4 सीट आए। तो ये तो जनसंख्या के आधार पर थी कि 10 लाख के हिसाब से जो जहां जनसंख्या पूरी हो जाती थी उस हिसाब से इनको एक क्षेत्र दे दिया जाता था। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ये चीज समझिए, सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सभी को मत देने का अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि प्रांतीय विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अब ये प्रांत के जो विधायक थे जिनको चुना गया था उनके द्वारा ये चुनाव हुआ था। संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी, कांग्रेस का मत ज्यादा था, कांग्रेस दबदबा में था, कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा था, इसलिए उसकी वैल्यू भी ज्यादा थी। हालांकि शुरुआत से कांग्रेस को सब देखते आ रहे थे, इसलिए उसकी फेस वैल्यू ज्यादा हो रखी थी। क्योंकि प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में से भारी जीत प्राप्त की थी। प्रांतीय चुनाव में अब इतना प्रभावशाली होने का कारण क्या था, तो इतना प्रभावशाली होने का कारण था कि कांग्रेस उस समय के प्रांतीय चुनाव, जो चुनाव हुआ था, वोटिंग हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा जीत लेके आया था, और मुस्लिम लीग को अधिकांश मुस्लिम सीट मिल गई थी। और मुस्लिम लीग जो था उस पे मुसलमानों को ज्यादा सीट मिल गई थी। मुसलमान लोग अपने जाति धर्म के लोगों को अपने अंदर कैप्चर कर चुके थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मुस्लिम लीग मतलब जो जिन्ना के नेता थे या जिन्ना थे, उनके लोगों ने इन संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और बोला कि हमें एक अपना नया देश पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है संविधान सभा में चर्चाएं। क्या क्या चर्चाएं हुई संविधान सभा में? आखिर संविधान सभा का गठन हुआ तो किन्हीं कारणों से हुआ तो ये क्या कारण थे कि संविधान सभा का गठन हुआ? अगर संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें चर्चाएं क्या क्या हुई, किन किन बातों पर इन लोगों ने चर्चा किया है? तो संविधान सभा में हुई चर्चा जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलील अखबारों में छापी जाती थी। देखिए, संविधान सभा में आम जनता मतलब उस समय के जो थे उनकी बातें सुनी जाती थी, और इनके सुनने के बाद ये जो बहस होती थी उस बहस को अखबारों में छापा जाता था ताकि आम लोगों को भी इन सब चीजों की जानकारी हो। विभिन्न पक्षों की दलील अखबारों में छापी जाती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। जितने भी प्रस्ताव पास होते थे या प्रस्ताव रखे जाते थे उस पर सभी लोग मिल के बहस करते थे, उसके बारे में निचोड़ निकालते थे कि कैसे इसको सही तरीके से लाया जाए। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता का सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। देखिए, अब सभी का यहाँ पे जो गठन हुआ था उसमें 296 जितने भी लोग थे, इसके अलावा जनता का भी सुझाव जरूरी था। जनता से पूछा जाता था कि आप इस राय से सहमत हैं कि नहीं, तो फिर जनता का भी सुझाव वहां पे लिया जाता था। कई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए मांग कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे समुदाय थे हमारे उस समय भारत में जो अपनी भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए मांग कर रहे थे कि हमारी मातृभाषा को बचाने के लिए बात किया जाए, नहीं तो हमारा मातृभाषा विलुप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपने संविधान सभा में होने वाली चर्चाओं के बारे में। अब हम आपको बताते हैं संविधान सभा के मुख्य नेता कौन कौन थे। संविधान सभा जो हुआ उसके मुख्य नेताओं के बारे में जान लीजिए। देखिए, कुल कितने सदस्य थे? 300 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। हालांकि 300 सदस्य थे, मेंबर थे, लेकिन जो 6 सदस्य थे उनकी भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इन 6 सदस्यों में से 3 तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कांग्रेस के सदस्य भी थे। इसके अतिरिक्त भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। ये 6 जो लोग थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज्यादा इनकी भूमिका थी, महत्वपूर्ण था इनका भूमिका।
अब देखिए संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे जो मतलब कि सिविल लाइन से आए थे, मतलब कि बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर रैंक के थे। इनमें से BN राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि दूसरे अधिकारी SN मुखर्जी थे, इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। ये दोनों सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी प्रशासनिक कर्मचारी थे, जो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे उस समय के संविधान सभा के गठन में या संविधान के चर्चाओं में या संविधान सभा के मुख्य स्रोत की अगर बात की जाए तो इन लोगों का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके संविधान सभा का गठन करवाया था। तो इस तरह से आपने संविधान सभा के मुख्य नेता के बारे में जान लिया। 3 मुख्य नेता थे, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो 3 बच गए उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये इंपॉर्टेंट 6 लोग हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली, ये जितने भी पॉइंट मैं भी बता रहा हूं ना आपको, ये तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है कहीं ना कहीं घुमा के। तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई क्या? संविधान सभा की पहली बैठक। मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बहिष्कार कर दिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यह भी याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का अस्थायी परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। याद रखिएगा, पहला बार जो हुआ उसमें अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरे बार वाला जो हुआ उसमें अस्थायी परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हुए थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। नेहरू जी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। सदस्य थे 389, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौसाद समिति के प्रमुख अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ये भी याद रखिएगा, मसौदा समिति के प्रमुख अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। संवैधानिक सलाहकार बेनगेल नरसिम्हा राव थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक नंबर में पूछा जाता है। और अवधि इनका क्या था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का था। किस चीज का? संविधान के निर्माण का। संविधान पूरा हुआ 26 नवंबर 1946 में। 26 नवंबर 1946 में संविधान पूरा हो गया था, इसका निर्माण पूरा हो गया। लागू या अधिनियमित की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था, मतलब कि अस्तित्व में लाया गया था। संविधान सभा का 11 सत्र हुआ था और बैठक हुआ था 165 दिन का। अंतरिम सरकार के प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी 13 अक्टूबर 1946 को। ये सारे जो पॉइंट मैंने भी आपको बताया, ये आपको तो बिल्कुल याद कर लेना है। इस चैप्टर का निचोड़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आपकी आगे की स्लाइड की तरफ लेके चलते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है, आगे की स्लाइड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। तो उद्देश्य प्रस्ताव पिछली बार भी 12th के एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया था, तो आप इसे इंपॉर्टेंट तरीके से ही देखें क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। 13 दिसंबर 1946 की बात है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। इन्होंने नागरिकों को न्याय का, समानता का आश्वासन दिया कि यहाँ पे सभी समान होंगे, सभी को न्याय प्राप्त होगा। और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजाति क्षेत्र एवं दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। जितने भी लोग अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या कम है, जो पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, जो दलित हैं, उनके लिए पर्याप्त सुविधा प्राप्त दिया जाएगा, सुविधा इनको दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग के 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्या कहा था कि हमारे राष्ट्र ध्वज का नाम तिरंगा होगा, जो 3 रंगों का गहरी पट्टी समानांतर वाले होंगे। अब देखिए, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे।
सामने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन पर्दे के पीछे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देश के लिए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए हैं जिसे सराहा जाता है। अब देखिए, कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विविधवेत्ता उस समय के अर्थशास्त्री भीमराव अंबेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। भीमराव अंबेडकर को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी हमारे देश के कानून मंत्री और संविधान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले वो व्यक्ति थे, तो इनको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, तो इनके भी बारे में आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे। देखिए, ब्रिटिश शासन जब तक अंग्रेजों का शासन रहा तब तक यही भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के विरोधी भी रहे, महात्मा गांधी के विरोध में खड़े रहते थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री के पद संभालने का न्योता दिया था। लेकिन क्या हुआ, जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि भीमराव अंबेडकर के भी सपोर्टर देश में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने दिमाग चलाया और इन्हें एक पदवी दे दी और इन्हें क्या कहा, केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दे दिया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। किसने? भीमराव अंबेडकर ने किया। अंबेडकर के पास सभा के संवैधानिक और प्रारूप पारित करने की जिम्मेदारी थी। इस काम में लगभग 3 वर्ष लग गए। जब तक ब्रिटिश शासन रहा तब तक भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के खिलाफ ही रहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने बाद में इन्हें एक पदवी दे दी, इन्हें एक नेता बना दिया, जिसके बाद भीमराव अंबेडकर इनके साथ आ गए और काम करने लगे। और इनकी जिम्मेदारी थी, अंबेडकर के पास संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी, जिसमें इनको भीमराव अंबेडकर को लगभग 3 साल लग गए थे। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है, विधानसभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में भी आपको जानना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्याह मतलब परछाई दिखाई देती थी। सोमनाथ लाहिड़ी कहते थे कि आप लोग जो चर्चा करते हो ना, आप लोग जो बातें करते हो ना, आप लोग जो संविधान बनाने का काम में जो बातें चीतें करते हो, इसमें मुझे कहीं ना कहीं अंग्रेजों की परछाई दिखती है, अंग्रेजों के गुणधर्म दिखते हैं, अंग्रेजों का स्याही दिखता है। इस तरह से उन्होंने कहा। और 1946 और 1947 ईस्वी में जब संविधान सभा में चर्चा चल रहा था, जब आपस में संघर्ष चल रहा था, बातें चल रही थी, अंग्रेज अभी भी भारत में थे। जब हमारा संविधान का चर्चा चल रहा है तब भी अंग्रेज भारत में थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसका सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में हो रहा था। कहने को तो ये कहा जा रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा था कि हमारे देश में उस समय के मौजूद वायसराय ब्रिटिश और लंदन में बैठे उनकी रानी और बड़े बड़े शासक अधिकारी ही हमारे भारत में शासन कर रहे थे। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई और अंग्रेजों की योजना का साकार करने का काम कर रही है। लाहिड़ी जो थे, उनका मानना था कि यहाँ पे अंग्रेजों की बू आ रही है, अंग्रेजों की बदबू आ रही है, अंग्रेजों के द्वारा ही इस काम में उंगलीबाजी किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी, इन्होंने इसका हमेशा बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जब तक देश में अंग्रेज है या फिर अंग्रेज के द्वारा शासन किया जाए तब तक हम इस सभा और संविधान को नहीं मानेंगे। पहले तुम अंग्रेज को भगाओ, अंग्रेज को बोलो यहाँ से जाने के लिए। तो ये था सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में कहानी। यहाँ पे मैं बता दूं कि फर्स्ट पार्ट यहीं तक मैं आपको आज समाप्त करता हूँ। इसके अगले पार्ट में हम आपको और आगे की जानकारी देंगे। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।